रखेलपुर हरी भरी खेतों, ऊंची नीची सरसब्ज पहाड़ियों और घास के मैदानों और घने दरख्तों में घिरा हुआ एक कस्बा था। इसकी अहमियत इससे भी ज्यादा थी कि यहाँ गन्ना और कपास की फसल बहुत होती है। मैं अपने रहनुमा के साथ इसकी अधेड़ उम्र चचा फैरोज भाई की हवेली में दाखिल हुआ तो हमारी बहुत आओ भगत हुई। फौरन मुर्गियाँ ज़िबा कर दी गईं और घर में पराठे पकने लगे। बड़े मज़े से खाना खाया। दादा ने अपने चचा फैरोज भाई को मेरे बारे में वही कुछ बताया जो इसने मुझे बताया था। फैरोज भाई अपनी खुशखुशी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे इस लोंडे को सूरत में कोई काम नहीं मिला। दादा बोला, चचा ये गांव में काम करना चाहता है, लड़का बड़ा शरीफ और मेहनती है, 10 जमात पढ़ा हुआ भी है, डाकखाने में लगा दो, इसको पहले इस काम का तजर्बा भी है, बहराइच में ये डाक बाबू रह चुका है। फैरोज भाई ने कहा, अच्छा कशदान से बात करूँगा। कशदास कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। निहायत शरीफ और मरंज आदमी था। फैरोज चचा से इसकी बड़ी दोस्ती थी। दूसरे रोज़ फैरोज चचा मुझे इसके पास ले गए। कशदास पोस्ट मास्टर ने चाय मंगवाई। फैरोज चचा ने मेरी बात की तो इसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोला, फैरोज भाई तुम्हारा कहा मैं नहीं टाल सकता। इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है, यहाँ का स्टाफ ही कितना है, लेकिन तुम आए हो तो मैं इसे पैकर रख लूँगा, मगर ये शहर तो नहीं भाग जाएगा ना। ये सारी बातें गुजराती जुबान में हो रही थी। मैंने फौरन बड़े अदब से कहा, बाबूजी मैं तो बस आपके चरणों में ही रहूँगा। कशदास पोस्ट मास्टर हंसकर बोला, बाबा रहना तुम फैरोज भाई के चरणों में। फैरोज चचा क्यों नहीं कशदास, ये मेरी हवेली में रहेगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। मुझे इस छोटे से पोस्ट ऑफिस में पैकर की नौकरी मिल गई थी। पोस्ट ऑफिस की छत डहलानी थी। सामने एक बरामदा था जिसमें एक बेंच बिछा था। दफ्तर में 2 कमरे थे, इसमें स्टोर था और दूसरे बड़े कमरे में पोस्ट मास्टर कशदास था। 2 क्लर्क, एक मुंशी और एक पैकर बैठे थे। लिफाफा पोस्ट मास्टर कार्डों और पार्सलों पर खटाखट मोहरें लगाई जा रही थी। छत खस्ता हाल थी, फर्नीचर पुराना हो चुका था। बारिश ने बरामदे के फर्श की कई ईंटें भी उखाड़ रखी थी। हमारा एजेंट दादा चला गया। मुझे फैरोज चचा ने अपनी पुरानी हवेली के पिछवाड़े सेहन में एक कोठरी दे दी थी। वहाँ मेरे लिए बिस्तर लगा दिया गया था। फैरोज चचा ने कहा, अहमद भाई नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पकाया करेगी, तुम तनख्वाह में से इसे राशन खरीद कर दे दिया कर। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हारा खाना हमारे हाथ से आ जाया करेगा। मैंने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे ही रोज़ एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वाकई पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती है। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाते। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गर्विदा बना लिया था। मेरे पास 1000 रुपये मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सिरहाने के अंदर छुपा कर रख लिए थे। अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठाने के लिए मैंने एक रोज़ 10 रुपये का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बेंच के नीचे गिरा दिया। फिर खुद ही इसे उठाकर पोस्ट मास्टर कशदान के पास, बाबूजी ये 10 रुपये का नोट मुझे बेंच के पास पड़ा मिला है, जिसका हो इसको दे दीजिएगा। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासिर हुआ। इसने मुझे शाबाश दी और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ की। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था, इसका नाम लाखन देसाई था। बेचारा कमज़ोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। कस्बे के ही बोसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहाँ थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता था। मैंने इस डाकिये से दोस्ती कर ली। मैं इसकी बड़ी खिदमत करता। एक रोज़ इसके घर बच्चों के लिए मिठाई लेकर चला गया। डाकिये की अधेड़ उम्र बीवी बहुत खुश हुई। लाखन देसाई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगा। मैं आधी छुट्टी के वक्त इसके पास बरामदे में बैठ जाता। हम दोनों बेड़ियां सुलगाकर चाय बनाकर पीते और बातें किया करते। एक रोज़ बातों ही बातों में मैंने इसे कहा, लाखन बाबू ये कमबख्त फौज वालों को क्या पड़ी थी कि इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तुम्हें हफ्ते में 2 बार साइकिल चलाते वहाँ जाना पड़ता है। लाखन देसाई ने बेड़ी का कश लगाकर कहा, अहमद भाई इन फौज वालों को कुछ न पूछो, ये तो जहाँ चाहे मोर्चा लगा ले। मैंने कहा, बाबू वैसे तो वहाँ तोपें लगी हैं क्या? वो बोला, अरे तोपें कहाँ लगी हैं, बस एक दफ्तर सा बना हुआ है जहाँ बाहर सिपाही पहरा देता है। एक कप्तान साहब दफ्तर में सारा दिन बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। डाक लेकर जाता हूँ तो कभी कभी मुझे भी सिगरेट पिला देते हैं। मैंने कहा, मगर लाखन बाबू वहाँ तो फैरोज चचा कह रहे थे कि कोई पुराना किला है जहाँ भूत प्रेत रहते हैं। लाखन देसाई हंस पड़ा। इसके जर्द दांत नजर आने लगे। अरे अहमद भाई, किले में भूत होते तो फौजी कैसे वहाँ रहते बाबू? भूतों से तो फौजी भी पनाह मांगते होंगे, भूतों पर कोई गोली थोड़ी असर करती है। मैंने कहा, लाखन बाबू किसी रोज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी भूतों का किला देखूंगा।
लाखन देसाई बोला, किसी रोज़ ले चलूंगा, मगर तुम्हें अपनी साइकिल लेकर चलना होगा। भाई मैं तुम्हें बिठाकर साइकिल नहीं चला सकता, मगर ड्यूटी के वक्त तुम कैसे जाओगे? मैंने झट से कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि किसी रोज़ इतवार को पुराना किला देखने चलेंगे, वहाँ हमें पकड़ तो कोई नहीं लेगा। लाखन डाकिये ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कप्तान साहब तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खुद सिगरेट पेश करते हैं, तुम चल कर देख लेना। मैंने राजदारी से कहा, लाखन बाबू दफ्तर में किसी को खबर ना हो, किशन दास जी को पता चल गया तो ख्वामख्वा नाराज़ होंगे कि अहमद भाई तुम क्यों गए थे, मैं तो सिर्फ भूत प्रेत का किला देखने जा रहा हूँ। लाखन बाबू, अरे तुम फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस इतवार को तुम सुबह मेरे घर आ जाना, चले चलेंगे। इतवार को छुट्टी का दिन था। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से सेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिये लाखन देसाई के घर पहुंच गए। क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिये की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक न मिल सके। लाखन देसाई और इसके बच्चे मिठाई देखकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। इस डाकिये ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़ी देर बाद हम जंगली पगडंडी पर साइकिल चलाते फौजी किले की तरफ जा रहे थे। साइकिल मैं खुद चला रहा था, लाखन को मैंने पीछे बिठा रखा था। जंगल हरा भरा था, यहाँ सरसब्ज खेत भी थे जहाँ इमली और साल के दरख्त साया किए हुए, ताड़ के दरख्त भी बहुत थे। लाखन देसाई कह रहा था कि यहाँ कभी जंगल से शेर चीते आ जाया करते थे, कभी कभी डाकुओं का गुजर भी होता था, लेकिन जब से पुराने किले में फौजियों ने आकर डेरा जमाया है, ये दोनों मुसीबतें ही खत्म हो गई हैं। कोई कहता है यहाँ तेल निकल आया है, इसलिए फौज ने छावनी डाली है। कोई कहता है किले में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जिन पर फौजी पहरा लगा है। कभी कभी यहाँ शहर से बड़े फौजी अफसर भी आते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था और जहन में उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात थी तो वहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। खैर, लाखन डाकिये को तो इंडियन फौजी जानते थे, हो सकता है वो मुझसे पूछगछ करें, लेकिन लाखन डाकिया संभाल लेगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम जंगली रास्ते पर साइकिल चलाई जा रहा था। दूर से ताड़ के दरख्तों में से उभरे हुए मुझे किले की पुरानी दीवार दिखाई दी। लाखन बोला, वो सामने है, साइकिल बाएं जाने वाली पगडंडी पर डाल दो। किले के दरवाजे पर एक डहलानी छत वाला कमरा बना था, जिसके आगे बरामदे में 2 फौजी स्टेन गन थामे पहरा दे रहे थे। सामने गोल दायरों में फूलों के गमले सजे थे, जिनके दरमियान पूना रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। लाखन ने कहा, यहाँ साइकिल से उतरना है। हमें देखते ही फौजियों ने हाल्ट कहकर हमें रोक दिया। लाखन देसाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं हूँ लाखन डाकिया, आज इतवार है, वर्दी में नहीं हूँ। ये मेरा साथी अहमद भाई पैकर है। हम जंगल में ताड़ी के मटके लगाने आए थे, सोचा आपको नमस्कार करता चल। मैंने लाखन देसाई को चलने से पहले समझा दिया था कि वो फौजियों को ये हरगिज न कहे कि मैं किला दिखाने आया हूँ, क्योंकि इस तरह फौजी लोग शक करते हैं। लाखन ने ताड़ी के मटके लगाने का बहाना बनाया। फौजी गार्ड्स ने लाखन को पहचान लिया था। दोनों हवालदार रैंक के थे और कुरमजी रंग की बैरेट टोपियां पहने हुए थे, जिन पर रेजिमेंटल निशान लगे हुए थे। एक फौजी ने करीब आकर मुझे गौर से देखा और लाखन से पूछा, इसको हमने पहले यहाँ नहीं देखा। ये आजी से हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। लाखन डाकिया बोला, महाराज ये डाक खाने में नया नया भर्ती हुआ है, फैरोज भाई का भतीजा है, इसको ताड़ी का बहुत शौक है महाराज। मैंने मुसमसमी सूरत बनाकर कहा, हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, यहाँ के दरख्तों की ताड़ी बड़ी मजेदार। इतने में दूसरे फौजी ने बरामदे से आवाज दी, इसको यहाँ लाओ किशन लाल। मुझे कुछ तशवीश हुई, लेकिन मैं एक तजर्बाकार जासूस था। अपने हवास को पूरी तरह बरकरार रखा और बरामदे में जाकर दूसरे हवालदार को नमस्कार किया और कहा, महाराज मैं अहमद भाई हूँ, डाक खाने का सेवक हूँ। अपने इंडियन फौजी सुरमाओं को देखने का बड़ा शौक था। भगवान की कृपा है कि आपके दर्शन हो गए। मैं गुजराती में ही बात कर रहा था, जबकि वो दोनों हवालदार मराठा थे, मगर गुजराती बोल और समझ लेते थे। लाखन देसाई भी साइकिल खड़ी करके करीब आ गया। हम बरामदे के फर्श पर बैठ गए। दूसरा हवालदार मुझे अभी तक गहरी नज़रों से देख रहा था। साफ लग रहा था कि ये मामूली हवालदार नहीं, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जो नज़रों से ही दुश्मन को पहचान लेते हैं। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। ऐसी अदाकारी कर रहा था कि भारतीय हवालदार को मुखमसे में डाल दिया था। इतवार की वजह से क्वार्टर गार्ड का दफ्तर बंद था। लाखन देसाई कहने लगा, महाराज इस बार आते हुए आपके लिए घर का घी लाऊंगा, हुक्म करें तो मुर्गियां भी काट कर ले आऊं। हवालदार किशन लाल मुस्कुराया, लाखन बाबू मुर्गियां लानी हो तो इतवार को लाया करो। मैंने इस दौरान थोड़ा सा जायजा ले लिया था। ये ऑफिस किले के दरवाजे के बिल्कुल सामने था। किले के दरवाजे पर खारदार बाड़ वाला लोहे का जंगला लगा था। वहाँ भी एक इंडियन फौजी पहरा दे रहा था। बाएं जानिब दरख्तों में कुछ क्वार्टर बने थे। यकीनन यहाँ ऑफिस में काम करने वाले फौजी रहते होंगे। इधर से भैंस के बोलने की मुसलसल आवाज आ रही थी। दूसरा मरहटा हवालदार बोला, लाखन तुम जाओ, अपने दोस्त को हमारे पास छोड़ दो, हम इसे कल भेज देंगे।
ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। लाखन देसाई डाकिया भी परेशानी की हालत में हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करेंगे, ये तो अपना आदमी है। मरहटा हवालदार ने इसे डांटते हुए कहा, तुम जाओ, हम कल इसे वापस भेज देंगे। मैं बज़ाहिर अहमकों की तरह हाथ बांधे खड़ा सबका मुंह तक रहा था, लेकिन अंदर से फिक्रमंद था। ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में मुझे यकीन था कि वो चाहे कितना तशद्दुद कर ले, मुझे बेनकाब नहीं कर सके। और फिर मैं तो अब भारतीय CID की अज़ियतें सह सह कर पुख्ता हो गया था। मेरा साथी लाखन डाकिया मरहटा हवालदार के हुक्म से साइकिल लेकर चल दिया। अब दोनों मरहटा हवालदार मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। इनमें से एक का नाम तो किशन लाल था और दूसरे का नाम खम्बाटे था। खम्बाटे ने हवालदार किशन लाल को हुक्म दिया कि मुझे अंदर ले जाकर बंद कर दिया जाए, और छोटी मूंछों वाला हवालदार किशन लाल मुझे किले के दरवाजे के जंगल में गुजार कर अंदर ले गया। मैं दसदीदा नज़रों से हर शय को बगौर देख रहा था। ये ड्योढ़ी छोटी सी थी और इसके आगे कुशादा दालान था, जहाँ दाएं बाएं 2-1 कमरे बने हुए थे। इन्हीं में एक छोटी सी हवालात भी बनी थी, जिनमें सलाखों वाला एक दरवाज़ा लगा था। इसने मुझसे कोई बात कहे बगैर मुझे इस हवालात में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। जब हवालदार किशन लाल चला गया तो मैं सोचने लगा कि इन फौजियों को मुझ पर शक है कि मैं कोई गैर मुल्की एजेंट हूँ, और अब वो मुझसे पूछगछ करेंगे। हो सकता है ये पूछगछ रात के वक्त हो, क्योंकि छुट्टी की वजह से फौजी गार्ड का इंचार्ज मरहटा कैप्टन वहाँ मौजूद नहीं था। मेरे पास कोई ऐसी निशानी या अलामत नहीं थी कि जिसकी वजह से वो मेरा जासूस होना साबित कर सकते। मैंने अपने आप को गुजराती मुसलमान जाहिर किया था, और मैं मुसलमान ही था। मेडिकल मुआयने से भी मैं मुसलमान ही साबित होता। हाँ, अगर यहाँ एक हिंदू गुजराती नौजवान की हैसियत से आता तो मैं फंस जाता। दूसरा, मैं हिंदी और तमिल भी रवानी से बोल सकता, और ये खूबी मुझे हिंदुस्तानी साबित करने में मेरी मददगार साबित हो सकती थी। मैं इसी अधेड़बुन में था कि हवालदार किशन लाल मेरे लिए ताम चीनी के मग में चाय लेकर आ गया और बोला, ये लो चाय पियो, कैप्टन सिंह अभी आ रहे हैं, फिर तुमसे 2 बातें होंगी। मैं चाय का मग थामते ही आजी से बोला, संतरी जी, मुझे क्यों हवालात में डाला गया है? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। हवालदार किशन लाल खामोशी से चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया और मुझे हवालात से निकालकर क्वार्टर गार्ड के ऑफिस में ले गया। अब दफ्तर खुला था और अंदर मेज़ के पीछे एक गहरे सांवले रंग का जवान फौजी कप्तान की वर्दी में मेज़ पर टांगे रखे बैठा चाय पी रहा था। यही कैप्टन सिंह था। इसके एक हाथ में बैद की छड़ी थी, जिसको आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पिंडली पर मार रहा था। हवालदार ने सैल्यूट मारकर कहा, सर, ये है वो जवान। कैप्टन सिंह ने बैद के इशारे से हवालदार को बाहर जाने का इशारा किया। हवालदार सैल्यूट मारकर दफ्तर से निकल गया। मैं हाथ बांधे खामोशी से खड़ा था और चेहरे पर बड़ी अहमकाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। कैप्टन सिंह ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने का इरादा कर लिया था। कैप्टन सिंह मुझे अपनी छोटी छोटी प्याजी आंखों से मुसलसल तक रहा था। मैंने नजरें झुका ली। कैप्टन चाय का मग मेज पर रखते हुए कुर्सी से उठा। टहलता हुआ अकबी खिड़की की सलाखों के पास जाकर बाहर देखने लगा, फिर पलटकर मेरे करीब आया। मेज के कोने पर बैठा और मेरी तरफ झुककर गुजराती में बोला, तुम कहाँ से आए हो यहाँ? मैंने भी बड़ी रवां गुजराती में इसे बताया कि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं रिश्तेदारों के बुरे सलूक से तंग आकर यहाँ आ गया और फेरोज भाई की मेहरबानी से डाक खाने में नौकरी मिल गई। तुम मुसलमान हो? कैप्टन सिंह ने मुझे घूरते हुए पूछा। हाँ जी। मरहट्टा कैप्टन मेज से हटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इसने चाय का मग उठाकर हाथ में थाम लिया। तुम्हारा नाम अहमद भाई है ना? हाँ जी, अहमद भाई मेरा नाम है। मैंने भूलपन से कहा। मैं इस इंतजार में था कि वो कब अपनी कुर्सी पर से चीते की तरह मुझ पर झपटता है और मुझ पर लातों और घूंसों की बारिश करता है कि इसने बड़ी राजदारी से मेरी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, अहमद भाई, तुम यहाँ नए नए आए हो। हमें तुम जैसे ही नौजवान की तलाश थी। हम इस कस्बे के किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। मैं समझा कि वो मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। कैप्टन सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, हमको सब मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर हमने तुम्हें यहाँ क्वार्टर गार्ड में बंद करने के लिए नहीं बुलाया। बात यह है कि कुछ अरसे से हमारी सप्लाई डिपो और क्वार्टरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमने गांव के कुछ लोगों को बंद करके मारा पीटा भी है, मगर वो हमें कुछ नहीं बताते। हर कोई यही कहता है कि जंगल से डाकू आकर चोरियां करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस गांव के लोग चोरियां करते हैं। ये सारे गांव वाले चोर हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम गाँव में एक मकान की तलाशी लें या वहाँ पहरा दें। तुम इस गांव में नए नए हो। हम ये चाहते हैं कि तुम खुफिया तौर पर गांव में रहकर इस बात का पता चलाकर हमें बताओ कि असल चोर कौन कौन लोग हैं। तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर तुमने हमें चोर पकड़वा दिए तो हम तुम्हें 1000 रुपए इनाम भी देंगे
और सर्टिफिकेट भी देंगे। बोलो क्या तुम तैयार हो? ये भारत माता की खिदमत भी होगी। मेरी जान में जान आई। यहाँ मामला दूसरा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा भी किया। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर इत्मीनान या मुसरत की किसी किस्म की कैफियत को जाहिर न होने दिया, बल्कि उल्टा ये जाहिर किया जैसे मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहिब जी मैं परदेसी हूँ, सिवाय फेरोज भाई जिम्मेदार और डाकखाने के 2 आदमियों के किसी और को नहीं जानता। मैं कैसे मालूम करूँगा कि चोरियाँ कौन करता है? कैप्टन सिंह ने मेरे लिए मजीद चाय का 1 कप मंगवाने का हुक्म दिया और बोला, यही बात तो तुम्हारे और हमारे हक में है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। असल बात यह है कि तुम फेरोज भाई के यहाँ रहते हो और हमें इसी पर शक है कि वो अपने आदमियों से यहाँ डाके डलवाता है। तुम बड़ी आसानी के साथ असल बात का सुराग लगा सकते हो। तुम्हें हमने इसलिए चुना है कि तुम यहाँ बाहर से आए हो और हम यहाँ के किसी भी बाशिंदे पर भरोसा नहीं कर सकते। कुदरत ने मुझे इस पुराने किले में आने जाने और भारतीय फौजियों की नकलो हरकत के मुशाहिदे का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। फिर भी मैंने आजी से कहा, साहब जी अगर यहाँ के लोग चोर डाकू हैं तो जी, फिर तो वो बड़े जालिम होंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने मुखबरी की है तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। इस पर कैप्टन सिंह ने मुझे जोर देकर कहा, अहमद भाई तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तुम पर आंच तक ना आएगी। बस एक बार तुम हमें असली चोरों का पता बता दो, इसके बाद तुम अलग हो जाना, फिर हम जाने और हमारा काम। तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताएंगे। फिर तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है ना? इतने में चाय आ गई। मैंने गुजरात के आम रिवाज की तरह प्लेट में कप की आधी चाय उंडेल ली और प्लेट मुंह से लगाकर पीने लगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कांधे को उठकर आहिस्ता से थपथपाया और कहा, बस ठीक है, ये काम देश की खिदमत का भी है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, तुम्हें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। वो सामने नीम का एक पेड़ देख रहे हो? कैप्टन सिंह ने खिड़की की सलाखों के बाहर नीम के एक घने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के पीछे मेरा क्वार्टर है, बाहर मेरा नाम लिखा है, आंगन में गायें भी बंधी है। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, सुबह सुबह या शाम को जब अंधेरा छा जाए तो मेरे क्वार्टर पर आ जाना, तुम्हें वहाँ गार्ड नहीं रोकेगा, मैं इसे तुम्हारा नाम बता दूँ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी भारतीय सेना की सेवा के लिए ये काम करूँगा, मगर मेरा नाम ना है, गरीब आदमी हूँ और फिर परदेसी भी हूँ, मुफ्त में मारा जाऊँ। कैप्टन सिंह ने मेरे कांधे को दबाते हुए कहा, तुम हमारे भाई हो, बेफिक्र होकर काम करो, तुम्हारा कोई बाल तक बेकार नहीं कर सकेगा। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारा डाकिया साथी तुमसे पूछे तो कह देना कि कैप्टन साहब ने मामूली पूछगछ करके रोका था। वैसे भी यहाँ कोई अजनबी आता है तो हम इससे पूछगछ ज़रूर करते हैं। अब तुम जा सकते हो। मैंने कैप्टन सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सर झुकाए बड़ी मुसम्मी सूरत बनाई। कैप्टन कमांडर के ऑफिस से निकलकर पैदल ही कस्बे की तरफ चल पड़े। रास्ते में ख्याल आया कि कहीं मुझे किसी खतरनाक जाल में तो नहीं उलझाया जा रहा है, कहीं उन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया और ये मुझे कहीं रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल तो नहीं है। दिल में हर तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर सोचा कि अगर उन्हें मुझ पर ज़रा सा भी शक होता तो वो मुझे कभी ना छोड़ते। फौजी लोग हैं, पकड़ कर बंद कर देते और मार मार कर मेरा भुरकस निकाल देते या मुझे गिरफ्तार करके पीछे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता। बहरहाल मैं बेहद मोहतात हो गया और दिल में फैसला कर लिया कि हर तरफ से चौकस रहूंगा और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात न होने दूंगा कि इन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक पड़े, मगर इनकी एक एक हरकत से बाखबर रहूंगा। अब सवाल ये था कि अगर कस्बे के लोगों में चोर भी हैं और बकौल कैप्टन सिंह की, अगर मेरा मोहसिन और हमारा एजेंट का चचा फेरोज भाई ही सारी चोरियां करवाता है तो मैं इसे गिरफ्तार कैसे करवाऊंगा। लेकिन अपने अहम मिशन की खातिर अगर मुझे फेरोज भाई को दरिया में धक्का भी देना पड़ता तो मैं बिला झिझक इसे धक्का दे देता। बहरहाल मुझे बज़ाहिर एक इंतहाई कीमती मौका मिला था और एक तरह से मेरा आधा रास्ता तय हो गया था। अब मुझे अपनी तरफ से बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं अपने कस्बे में पहुंच गया और सीधा लाखन देसाई डाकिए की तरफ गया। वो बेचारा परेशान बैठा था। मुझे खतरा था कि कहीं लाखन ने जिम्मेदार फेरोज भाई को ना बता दिया हो कि मुझे फौजियों ने वहीं रोक लिया है, क्योंकि अगर वाकई फेरोज भाई ही चोरियां करवाता है तो इसे मुझ पर भी शक पड़ सकता है कि कहीं कमांडर ऑफिस के फौजियों ने मुझे इसके खिलाफ मुखबरी करने पर तो राजी नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और फिर लाखन देसाई बोला, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम आ गए। मैंने तो डर के मारे फेरोज भाई को अभी तक कुछ नहीं बताया था कि तुम इनके आदमी हो, कहीं वो मुझे मारना न शुरू कर देते कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर ही क्यों गया था। मगर वहाँ क्या हुआ, हवालदार तो कह रहा था कि तुम्हें कल छोड़ देंगे। मैंने चारपाई पर बैठते हुए ठंडी सांस भरकर कहा, लाखनदार देखो ना, ये फौज का मामला है, उन्हें होशियार रहना ही पड़ता है। मैं नया यहाँ आया हूँ, वहाँ गया तो उन्होंने पूछगछ के लिए रोक लिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। बस कैप्टन साहब ने यही मुझसे पूछा और फिर भारत माता की रक्षा के लिए तो हमें दुश्मन से चौकस रहना ही होगा ना। लाखन डाकिया कानों पर हाथ रखकर बोला, भगवान के लिए अब उधर का रुख न करना,
मैं तो भले से बच गया, नहीं तो मुझे भी पकड़ लेते तो मैं क्या करता भैया। थोड़ी देर लाखन देसाई के पास बैठकर वापस हवेली वाली अपनी कोठरी में आ गए। जिम्मेदार फेरोज भाई जरा दूर एक खेत में अपने सामने नौकर से तरकारी कटवा रहा था। मैं जानबूझकर इधर नहीं गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बुजुर्ग और काफ़ी हद तक खुशहाल जिम्मेदार भी चोरों का सरगना होगा। हो सकता है कि फौज वालों को गलत इतला मिली हो, मगर अब इन्हें फेरोज भाई पर शक हो गया था और इनका शक दूर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे इससे ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी कि चोर कौन है और चोरों का सरगना कौन है। मुझे तो डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी नौरीन का खोज लगाकर इन्हें भारतीय फौज की कैद से निकालना और अहमदाबाद पहुंचाना था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी कमांड ऑफिस के कैप्टन सिंह को चोरों के बारे में मालूमात मुहैया करूं कि वो मुझे फारिग कर दें, जब तक मुझे डॉक्टर फरीदी का सुराग नहीं मिल जाता और मैं उन्हें वहां से निकाल कर नहीं ले आता। मैं वहां अपनी रामदो-रफ्त का सिलसिला जारी रखना चाहता था और ये इसी सूरत में हो सकता था कि मैं चोरों के सुराग के सिलसिले में अपनी मर्जी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लटकाए रखूं, और मैंने अपने प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया था। मरहटा कैप्टन सिंह से मिले 2 रोज़ बीत गए थे। मैंने तीसरे रोज़ शाम को वहां जाने का मंसूबा बना लिया। इस रोज़ मैं डाक खाने में बैठा अपना काम कर रहा था कि बाहर बरामदे में बिखरे हुए सफ़ेद बालों वाले खस्ता हाल शख्स को देखा, जिसके कांधे पर फटी हुई चादर थी। वो खिड़की की सलाखों के पास आकर बोला, बाबूजी, मेरी बेटी सकीना का कोई खत आया है। खिड़की के पास बैठे क्लर्क जीवन राम ने सख्त बेजारी से इसकी तरफ देखा, फिर पोस्ट मास्टर किशन दास की तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, ये दीवाना फिर आ गया है, क्या जवाब दूं इसे? पोस्ट मास्टर ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, कह दो खत नहीं आया। क्लर्क ने अजनबी बूढ़े को कह दिया कि इसकी बेटी का खत नहीं आया। वो खस्ता हाल शख्स नाउमीदी के आलम में तकता रहा, फिर सर झुकाकर पीछे हटा। एक लम्हा बरामदे में चारों तरफ देखा और आह भरकर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गांव के पुराने कुएं की तरफ चल दी। लाखन देसाई डाक बांटने गया हुआ था। मैंने क्लर्क से पूछा कि यह शख्स कौन है। इसने नफरत से मुंह बनाकर कहा, अरे पागल है, 10 साल से अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, वो ना जाने कहाँ चली गई है, अब तक तो मर खप भी गई होगी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।